So we'll start discussion of structure of atom package. Exercise 1, question number 81 onward चल रहा हूँ. आपने सबसे पहले question number 82 पूछा हुआ है, ठीक है? In 82 question it's given a certain photochemical reaction is found to acquire 8.1 into 10 power minus 19 joule per water molecule. Calculate the number of photons per water molecule of light of wavelength 2.21 into 10 to the power minus 6 meters that is required to initiate the reaction. तो देखो जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो होती है 8.1 into 10 to the power minus 13 जूल, और आपको बता रखा है कि एनर्जी क्वांटाइज होती है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लिखोगे तो ये hc बाई लैम्डा आएगा. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल इस एनर्जी के इक्वल कर देंगे. तो दिस इज 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by wavelength is given 2.21 into 10 to the power minus 6 meters. ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो गई. तो आपको अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने तो टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो. टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो. तो दिस कम्स आउट टू बी 8.1 into 10 to the power minus 19 divided by 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 into 2.21 into 10 to the power minus 6. उसको सॉल्व करके आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखने हैं. और आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन इंटीजर वैल्यू आएगी, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन. तो नियरेस्ट इंटीजर आंसर रिपोर्ट करना है. इसको सॉल्व करके आंसर आपको इंटीजर में ही लिखना है, नियरेस्ट इंटीजर में, बिकॉज फोटॉन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है. तो यू हैव टू राइट द आंसर इन नियरेस्ट इंटीजर्स. ओके, नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 83. 83 में दिया है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 5.3 into 10 to the power minus 11 meters. After the collision with the electron, it is found to have the radius 21.2 into 10 to the power minus 11 meters. The principal quantum number of final state. तो रेडियस का फॉर्मूला लगाओ बेटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. फॉर्मूला ऑफ रेडियस इज रेडियस इक्वल टू 5.3 into 10 to the power minus 11 into n square by z. अब हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 पुट कर दो, n आपको निकाल लेना है. तो 21.2 into 10 to the power minus 11 is equal to 5.3 into 10 to the power minus 11 into n square by 1. यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 में देखो गिवन है wavelength of the radiation emitted when the electron jumps from energy level A to energy level C is 2000 angstrom and it is 3000 angstrom when electron jumps from energy level B to C. The wavelength of the radiation emitted when the electron jumps from energy level A to energy level B is. तो देखो A से C के लिए फोटोन दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. और B से C की एनर्जी देखो कम दे रखी है. उसका मतलब एनर्जी लेवल A जो है वो हाईएस्ट है, बीच में B आ रहा होगा और लास्ट में C आ रहा होगा. ये मतलब हुआ. तो पहले आप एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लो. एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया. A से C आने के लिए जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड है वो है 2000 एंगस्ट्रॉम, और B से C आने के लिए जो वेवलेंथ है दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम. तो A से B आने की एनर्जी पूछी गई है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे. तो एनर्जी ऑफ A टू C जो आएगा दैट विल बी सम ऑफ एनर्जी ऑफ A टू B प्लस एनर्जी ऑफ B टू C. A से C की एनर्जी लिखेंगे तो hc बाई लैम्डा विच इज 2000. A से B की एनर्जी आपको निकालनी है तो hc बाई लैम्डा, और B से C के लिए वेवलेंथ दे रखी है 3000 एंगस्ट्रॉम. ये सॉल्व करके निकालना है आपको. यहाँ से hc कट जाएगा तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2000 माइनस 1 बाई 3000. तो दिस कम्स आउट टू बी 1 बाई 6000. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी. ठीक है, क्लियर. सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था. फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा. A से C आने में एनर्जी जो रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ फोटोन वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी लिखी hc बाई 2000.
ए से बी के लिए लैम्डा एज्यूम कर लो और बी से सीधे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद 89 के बाद आपने 87 भी पूछा हुआ है। 87 लिखा था नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe2+। कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा इसका, तो कल सिखाया था ना कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये ऑर्गन 3d6 आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है सर। यस सर। सो आई साइड के आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आर्गन 3d6 4s2 होगा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6 4s2 एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल इज 4। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑर्गन 3d6। तो उसने पूछा डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका। सो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ विल बी 6। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 91। बिल्कुल सही आ रही है। So question number 91 it's given. For a broadcast electromagnetic waves of frequency 1200 kilohertz, calculate the number of waves that will be formed in 2 kilometer distance. तो आपको पहले wavelength निकालना है, आपको frequency given है, तो c equal to nu lambda होता है। यहाँ से wavelength निकालेंगे तो it is 3 into 10 to the power 8 divided by 1200 into 10 to the power 3 kilohertz से रखा है, ये आपकी wavelength आ जाएगी। So this is length of one wave, इसका number of waves in 2 किलोमीटर निकाल लीजिएगा। So number of waves in 2 kilometer will be equal to 2 into 10 to the power 3 meters divided by 3 into 10 to the power 8 into 1200 into 10 to the power 3। ये नंबर आएगा, इसको सॉल्व करिए, 8 वेव्स आ जाएंगी। यानी कि बेसिकली आपको वेव नंबर निकालना था, और वेव नंबर से मतलब एक मीटर के अंदर कितनी वेव्स है पता चल जाती है, उससे डिवाइड कर देते। या फिर सिंपल तरीका भी था कि एक वेव की लेंथ निकाल ली है तो टोटल लेंथ में डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। Question number 90 it's given, if the diameter of two different nuclei are in a ratio of 2:1, then calculate the ratio of their mass numbers। तो जो न्यूक्लियाई का डायमीटर था उसके लिए फॉर्मूला सिखाया था आपको, रेडियस प्रोपोर्शनल टू a पावर 1/3 होता है। जो रेडियस का रेशियो आएगा वही डायमीटर का रेशियो होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे R1/R2 विल बी इक्वल टू A1/A2 पावर 1/3। ये रेशियो 1/2 सॉरी 2:1 दे रखा है, 2/1 दे रखा है। दिस वैल्यू इज गिवन टू यू 2/1। यहाँ से A1/A2 अगर निकालेंगे तो क्यूब कर देना, 8/1 आंसर। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में लिखा है, इफ अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, if the electron makes transition up to first excited state, then it produces maximum 15 spectral lines, then the electron were initially in। तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n equal to 2 हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n is equal to 2 हुआ। अब आपको दो एनर्जी लेवल n1 से n2 के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला सिखाया था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला सिखाया था, n2 minus n1 प्लस 1 इंटू n2 minus n1/2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये अपने को 15 दिया हुआ है, राइट। यहाँ से n1 की वैल्यू आपके लिए 2 है, बस n1 की जगह 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा n2 प्लस 1 इंटू n2 माइनस 2, सॉरी n2 minus 1 प्लस n2 minus 2 will be equal to 30।
n2 माइनस वन इंटू n2 माइनस टू इक्वल टू 30। 30 को ब्रेक करके लिख लो 6 इंटू 5, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसका मतलब n2 माइनस वन की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ से n2 वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम एनर्जी लेवल n2 टू n1 इज n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 बाई 2 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक काउंट करना है, तो n1 की वैल्यू 2 हो गई, n2 निकालना है सॉल्व करके। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 15 दिए हैं, उसको पुट करो, सॉल्व करो, आंसर। ठीक है। Then you ask question number 96. लगता है 96 भी पहले बताया हुआ मैंने आपको। चलो देखो 96 में लिखा था रेशियो ऑफ वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ एन एटम एंड थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक sample is 9:16. Then find the third excitation potential in terms of volt for this hydrogen like sample. And third imitation potential of H sample is this. हाइड्रोजन के लिए आपको थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल गिवन एक्चुअली में, इमिटेशन की बजाय एक्साइटेशन होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको लिखा था रेशियो ऑफ वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ एन एटम एंड थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 9:16। ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिख लोगे। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन, और थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज का मतलब थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज का मतलब बताओ। पार्शियल की फर्स्ट लाइन होती है 4 से 3, सेकेंड लाइन होती है 5 से 3, थर्ड लाइन हुई 6 से 3। 6 से 3। ठीक है, तो उसने बोला रेशियो ऑफ वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ, ये समझ से हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ मिसिंग लग रहा है सवाल में, डैश नहीं होगा ये एच एटम होगा। सो रेशियो ऑफ वेव नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज and third line of partial series of an hydrogen like sample is 9:16. तो फिर आप फॉर्मूला लिखो, पहले हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। वेव नंबर का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, और उसने बोला वेव नंबर, तो यानी 1 अपॉन लैम्डा ही लिखना है आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 आर एच। दूसरे केस में उसने हाइड्रोजन लाइक लिखा है, तो उसके लिए 1 अपॉन लैम्डा 2 मान लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व होकर आ जाएगा आर एच जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 3/4। देखो पहले इतना सॉल्व करके इतनी बात समझ आ रही है आपको एक बार? तो बस आप क्या करना है, इन दोनों का रेशियो अप्लाई करो, तो आपको ये रेशियो गिवन है 9/16, और यहाँ से रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 आर एच, तो कट जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 9/z स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो z की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर लिखना है तो हाइड्रोजन में z स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12.75 इंटू जेड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन की एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर, तो थर्ड के लिए दे रखा है दोनों का, बस में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना। सर एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब उस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। एक्साइटेशन मतलब क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पहुंचाना है। सर वही जो आयोनाइजेशन एनर्जी बताई थी वैसे ना? ठीक है, तो दिस इंटू 16 करो, मेरी समझ से आंसर मैच करना चाहिए एग्जैक्ट। कर रहा है? ये 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा या वोल्ट में आ जाएगा?
भाई एक्चुअली में क्या होता है, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप उतना ही वोल्ट अगर अप्लाई कर दोगे वोल्टेज तो एनर्जी ईवी बन जाती है। पता है ना, इलेक्ट्रॉन को अगर वी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी एनर्जी ई इंटू वी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को उसी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराने से गेन हो जाती है। तो जो एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया है और उतनी एनर्जी हो जाएगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी हो जाएगी उस ऑर्बिट के लिए। तो वोल्टेज में पूछा है तो बस सीधे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 97 क्वेश्चन लिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। The number of electrons in an atom have the following quantum number are x and y respectively. तो क्वांटम नंबर अगर n इक्वल टू 4 और ms इज इक्वल टू -12 है तो इसका मतलब 4 सबशेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है उसके आधे इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू एन स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16। ये समझ में आया। 4 सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल है, 32, और उन 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 होगा और बाकी 16 इलेक्ट्रॉन के लिए -12 होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 है और 4th सेल को बिलोंग करते हैं, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। और दूसरा केस दे रखा है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 यानी ये 3s सबशेल हो गई। 3s सबशेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा x + y की वैल्यू तो 18 आ जाएगी। समझ आया। डन। 4th सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन अलाउड कितने हैं, 32, 2n स्क्वायर से। आउट ऑफ दैट 16 इलेक्ट्रॉन हैज +12 स्पिन एंड अदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैव -12 स्पिन। तो -12 वाले इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16। ओके। उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 99। In question number 99, it's given what is the total number of pair of electrons which have at least 3 same quantum number of beryllium। तो पहले बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इट इज 1s2 2s2। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन से पहले क्वांटम नंबर्स लिखो फटाफट। तो मैं 4 क्वांटम नंबर लिखने हैं, n l m s। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m 0, s +12। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n1 l0 m0 s -12। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n2 l0 m0 स्पिन क्वांटम नंबर +12। और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n2 l0 m0 s -12। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अलग अलग क्वांटम नंबर, सबके लिए यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। आपसे अच्छा पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव एटलीस्ट 3 सेम क्वांटम नंबर्स। तो ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनमें 3 क्वांटम नंबर सेम हो। चेक करो, देखो ये तीन सेम है, सॉरी ये 3 और ये 3 देखो इस पेयर में सेम है, एक पेयर। उसके बाद ये वाला पेयर और ये वाला पेयर चेक करो, इसमें ये दो तीनों सेम है, 2 पेयर आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट केस अगर चेक करेंगे, ये 3 और ये 3 सेम है, ये तीसरा पेयर हो गया। और चौथा पेयर चेक करोगे तो इसमें देखो ये 3 और ये 3 सेम है, चारों तो कभी सेम हो ही नहीं सकते। वैसे 4 पेयर हो गए टोटल लेके, और आप ट्राई करके देख लीजिए, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। तो देयर आर 4 पेयर ऑफ पेयर्स जिनमें 3 क्वांटम नंबर सेम है। फर्स्ट वाले केस में देखो एल एम और एस सेम है, सेकेंड वाले में भी एल एम और एस सेम है, थर्ड वाले में एन एल एम सेम है, और फोर्थ वाले में भी एन एल एम सेम है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट इज 100 में लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ 2p ऑर्बिटल। आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल हो, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑर्बिटल p सबशेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमेशा 2 ही होगी। सो एन ऑर्बिटल कैन हैव
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ये मैंने आपको कॉलेज एक्सपेरिमेंट में सिखाया था। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ठीक है। So now exercise 3. Exercise 3, first you ask question number 1. Question number 1 में लिखा है energy of the electron is given by minus 2.178 into 10 power minus 18 joule z square by n square. Wavelength of the light required to excite the electron of hydrogen atom from n equal to 1 to n equal to 2. में क्या हो गया? पहले n equal to 1 डाल के n की 1 की एनर्जी निकाल लो, 2 डाल के 2 की एनर्जी निकाल दो, उनका डिफरेंस लिख दो। इतना ही तो करना है। आपसे पूछा n equal to 1 से 2 जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसकी वेवलेंथ दिख रही है, तो पहले आप एनर्जी निकालो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, तो ये आ जाएगा माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। फिर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, तो ये आ जाएगा माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1/4। उसका डेल्टा ई निकालो, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 3/4 इंटू 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। और ये एनर्जी किससे आएगी? फोटोन से। hc बाय लैम्डा के इक्वल कर दो। यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है आपको, तो वेवलेंथ आ जाएगी 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 4। इसको सॉल्व करके आंसर निकालिएगा, आपका फाइनल आंसर मैच करेगा। कैलकुलेशन कर लोगे ना आगे? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इन एन एटम हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल हैव द क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 and n इक्वल टू 1। एक ही ऑर्बिटल हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिया तो फिक्स्ड ऑर्बिटल हो गया। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। एक यूनिक ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। अगर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिया तो वो फिक्स्ड ऑर्बिटल की बात हो गई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये 3D सेल का सबशेल ऑर्बिटल लिखा हुआ है। ठीक है। सर स्पिन तो अभी भी 2 हो सकती हैं। हाँ, बट ऑर्बिटल पूछा है ना, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, उसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक। इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, नॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर तो 2 आएगा, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स पूछेगा तो 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? D2O। यस। हैवी वाटर बोलते हैं हम लोग HCl। हैवी वाटर का मतलब होता है D2O और ड्यूटेरियम का मतलब होता है 1H2। ये हुआ। तो इसका अगर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखना है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिख लो। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 1, प्रोटॉन होगा 1, न्यूट्रॉन होगा 1। और फिर ये चीज ऑक्सीजन के लिए लिख दो। ऑक्सीजन होता है 8O16, उसमें इलेक्ट्रॉन हुए 8, प्रोटॉन हुए 8 और न्यूट्रॉन भी हुए 8। तो वाटर के अंदर क्या होगा? 2 ड्यूटेरियम 1 ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखेंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन भी हो गए 10 और न्यूट्रॉन भी हो गए 10। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की वैल्यू 10 ईच। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो गिवन है n इक्वल टू 5, l इक्वल टू ml इक्वल टू 1 दे रखा है और n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -1, s इक्वल टू -12। उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव क्वांटम नंबर्स गिवन अबव। तो सेकंड वाला तो क्लियर है क्योंकि चारों क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिए हैं, तो इसका मतलब 80 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है। फर्स्ट वाला केस बस चेक कर लो। तो फर्स्ट वाले केस में n इक्वल टू 5 और ml इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 आएगा वो एस सबशेल में तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर l इक्वल टू 0 होता है तो m की एक ही पॉसिबल होती है 0, l इक्वल टू 1 होता है तो m की 3 पॉसिबल वैल्यूज होती है 0 +- 1, l इक्वल टू 2 होता है तो m की 5 पॉसिबल वैल्यूज होती है 0 +- 1 +- 2, l इक्वल टू 3 होगा तो m की वैल्यू 0 +- 1 +- 2 +- 3, और l इज इक्वल टू 4 होगा तो m की वैल्यू 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड +- 4। ये पॉसिबिलिटीज होंगे।
अब अगर n की वैल्यू 4 है तो l की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4, 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। When it is l equal to 5 तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 4, 5 नहीं हो सकती बस, ठीक है। और m इक्वल टू 1 का मतलब एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल देखो ये वाला काउंट होगा जिसमें m इक्वल टू 1 है, एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, 4 ऑर्बिटल होंगे जिनके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे पास ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्वांटम नंबर्स अगर लिखूं तो n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 एक केस, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 1, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 5, l इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 1, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जिनके लिए ये दोनों क्वांटम नंबर मैच कर जाएंगे। और दूसरा वाला केस जहाँ n2, l1 और m-1 है, वहाँ स्पिन क्वांटम नंबर और चारों क्वांटम नंबर डिफाइन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। समझ गए ना? n इक्वल टू 2, l सर इक्वल आपकी वॉइस नहीं टू आ रही है -1, सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। इज इक्वल टू -12। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो मैंने बोला n इक्वल टू 5 है और ml इक्वल टू 1 है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 2 3 4, 5 पॉसिबिलिटीज है। m इक्वल टू 1 जो है वो l इक्वल टू 1 2 3 और 4 में आएगा, और m इक्वल टू 1 एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, तो उस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ऐसे ही 5 2 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 5 3 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 5 4 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सिस्टम जिसके लिए n इक्वल टू 5 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दूसरा केस जिसमें n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -12 दे रखा है, ये एक यूनिक इलेक्ट्रॉन हुआ क्योंकि चारों क्वांटम नंबर अगर डिफाइन कर देते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक इलेक्ट्रॉन, पॉलीएक्सियल प्रिंसिपल। तो पहले वाले केस के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले केस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, अगर नहीं करा तो सिंपल बस वैल्यू पुट करनी है। पहले डेल्टा ई की वैल्यू में लिखा हुआ है -2.0 इंटू 10⁻−18, n1 की जगह 1 और n2 की जगह 2 पुट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू 2 इंटू 10⁻−18 जूल, और उसको hc/λ के इक्वल कर दो, उससे वेवलेंथ निकल आएगी। बिल्कुल फास्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। hc/λ इक्वल टू 3/4 इंटू 2 इंटू 10⁻−18, यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। में देखा है m and e are the mass and charge of the moving electron in the orbit of radius r for an hydrogen atom. The total energy for the revolving electron will be, फॉर्मूला है इसका तो सीधे सीधे। टोटल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया हुआ है -1/4πε0 z e²/r, ये वैल्यू होती है -1/4πε0 q1 q2/r इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू -1/4πε0। हाइड्रोजन एटम है, z की वैल्यू 1 पुट कर दो, e²/r आ गया। और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आर्ग में पूछा गया है, तो सीजीएस स्केल पे 1/4πε0 की वैल्यू बताई थी। सीजीएस स्केल पे 1/4πε0 की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e²/2r तथा माइनस साइन। आपको दो वैल्यूज बताई थी, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ फॉर SI स्केल एंड 1 फॉर CGS स्केल।
ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। भी मुझे लग रहा है हम पहले बता चुका हूँ। 18 में लिखा है टेम्परेचर T, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 3/2 kT, देन द वेवलेंथ विल बी द ऑर्डर। वेवलेंथ कैसे डिसाइड करेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखनी है तो फॉर्मूला लगाओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए सेम दे रखी है, मास कंपेयर करना है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, अगर मास हायर होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम आएगी। मास हायर मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेसर। अब देखो अपने पास प्रोटॉन है, फोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम मास किसका होता है? फोटॉन का। और सबसे ज्यादा मास किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो उसका आंसर सी आ जाएगा। फोटॉन के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गया, वो जो विजिबल विजिबल लिखा हो तो फालतू में लिखा, उससे कुछ करना ही नहीं है, उससे बस केवल फ्रीक्वेंसी बदलेगी। तो विजिबल फोटॉन ले रहे हैं क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन तो जीरो होता है। फोटॉन का मास याद है ना, h अपॉन सी लैम्डा, वो बहुत कम वैल्यू होती है। तो विजिबल फोटॉन सबसे आगे, उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रॉन और लास्ट में थर्मल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, इलेक्ट्रॉन का मास उससे कम तो वेवलेंथ ज्यादा, फोटॉन का मास सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। 26 अभी छोड़ दो, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिफाइड का क्वेश्चन है, अभी अगली क्लास में बता दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सर 27। 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, फॉर अ गिवन स्पीशीज सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यू बार इक्वल टू न्यू बार मैक्स माइनस न्यू बार मिन बी द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ न्यू बार लाइमन अपॉन न्यू बार बामर पूछा है। तो देखो सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब इनफाइनाइट से 1 आएगा। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये कब आएगी? जब 2 से 1 ट्रांसफर होगा, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए वैल्यू निकालनी है आपको। सर पर ये तो वेव नंबर का सिंबल बना है या फिर मतलब तो फर्क फ्रीक्वेंसी नहीं का पड़ता, डिफरेंस? लिखा है ना विल बी द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी लिखो। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इन मैक्सिमम मिनिमम यूनिट में लिखा है, उससे यूनिट बदल दी ना, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स दिया, तो वेव नंबर ही हो गया एक तरीके से। बाद में रेशियो लेना है तो लैम्डा वो टर्म तो कट ही जाएगा ना भाई। 1 अपॉन लैम्डा लिखे या न्यू लिखे तो सी का जो फर्क होता है, द फॉर्मूला इज न्यू इक्वल टू। सर पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो सेकंड इनवर्स होती है ना? तो इसीलिए तो उसने अलग से लिखा है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी यूनिट बदल के दे रहा है वो तुमको। तो न्यू की जगह 1 अपॉन न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिखना है, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। ये रिलेशन हुआ। जब रेशियो लोगे तो सी तो कट ही जाएगा ना, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं, आप वेव नंबर से यस सर। आपसे बाद में रेशियो पूछा है ना, तो सी साथ में लिखते चलना फ्रीक्वेंसी के लिए, बाद में जब रेशियो अप्लाई करो तो सी घट जाएगा। सर ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, फिर से करो। तो अब क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल। अब फ्रीक्वेंसी लिखो बस सीधे सीधे एक करके। तो सबसे पहले वाले केस में लिख रहे हैं हम लोग न्यू बार, अगर लिख लें क्योंकि हमें तो बाद में सी कट ही जाना है रेशियो में, तो बस केवल रेशियो लिख लीजिए आप पहले वाले केस में। तो फर्स्ट वाली वैल्यू अगर हम लाइमन सीरीज के लिए, अच्छा इसी चीज को पहले बामर की ओर लिख दो फिर सॉल्व करते हैं। तो जब ये बामर सीरीज के लिए लिखोगे तो बामर सीरीज के लिए जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली बात लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट से 2 आएगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात लिखेंगे तो ये वैल्यू मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 3 से 2 आ जाएगी। बस अब इनकी वैल्यूज लिख के डिफरेंस करके सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम डेल्टा न्यू बार लाइमन अगर लिख रहे हैं तो ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी
सी कॉमन कर लिया पहले तो, आर एच इंटू 1/1 माइनस 1/infinity स्क्वायर माइनस आर एच इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू बनेगी, और न्यू बार बामर के लिए लिखेंगे यही वैल्यू, तो आ जाएगी सी इंटू आर एच 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर माइनस आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये सॉल्व करना है मैथमेटिकली। तो जब दोनों का रेशियो लोगे तो सी और आर एच तो कट जाएगा सीधे सीधे, न्यू बार लाइमन अपॉन न्यू बार पामर। तो सी और आर एच तो कट जाएगा, तो आपको रेशियो लिखना है, यह आ जाएगा 1 माइनस, दिस वैल्यू विल बी 1 माइनस, और आगे वाली वैल्यू सॉल्व करके लिखोगे तो 1/4 मतलब 3/4 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आएगी 1/4 माइनस 9/5/36 आई थिंक। ये चेक करके देखें पहले, इतना सॉल्व होकर आना चाहिए आपका आंसर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 अपॉन 4/36। So this comes out to be 9/4। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाते जाना है फटाफट और आउटपुट निकालते जाना। जितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो उतनी जल्दी आंसर तक पहुंचोगे। हाँ बेटा। सर 26 क्वेश्चन को उससे नहीं कर सकते, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p, तो ये हो जाएगा। 26 तुमने पूछा कहाँ भी हमसे? हाँ सर। सर वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन सर लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p यूज कर सकते हैं। वो अभी छोड़ दो, फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ाएंगे तब करना, उसमें जल्दी क्या है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। द बोहर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय a नॉट। तो आपको पता है कि जो बोहर रेडियस a नॉट होगी, इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी a नॉट डिस्टेंस पे मैक्सिमम होती है हाइड्रोजन एटम की। तो पहले पॉइंट में लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a नॉट। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो ऑर्बिट होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट से। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ जाने से एनर्जी बढ़ती है। व्हाइल मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट, while moving from, ये रूल याद है ना, न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो ए नॉट डिस्टेंस पे एनर्जी मिनिमम होगी। ये रॉन्ग हो गया, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा। आगे वाले चेक करना है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड आउट एट डिस्टेंस ऑफ 2a नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन जो होगा वो ए नॉट होगा। अगले पॉइंट में लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ये सही है आपका, क्योंकि एस सब शेल का जो ग्राफ होता है उसका साइज स्क्वायर का प्लॉट देखो कहाँ पे नॉन जीरो होता है, न्यूक्लियस पे। सर ग्राफ के हिसाब से तो ठीक है, पर सर मतलब न्यूक्लियस में सर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो सबसे सर ज्यादा है। न्यूक्लियस में तो डेंसिटी ज्यादा है ना प्रोबेबिलिटी, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जीरो मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो नहीं होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी मैक्सिमम है। यस सर। प्लॉट बताने का मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मैथमेटिकल मतलब है। साइज स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे 1s के लिए, ये ऐसे चलता है, यहाँ मैक्सिमम आ रही है। और लास्ट में लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमेशा सही है। BCD करेक्ट है, तो आंसर ये हो गया। जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक मिनट, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो बी सी डी करेक्ट है इसलिए, और ए तो इनकरेक्ट पहले ही बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते हो जाती है। सी पार्ट इनकरेक्ट नहीं हुआ। साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ देखोगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो मैक्सिमम ही है। ग्राफ देखो ना, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे तो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 31। में देखो लिखा है द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। तो ये ग्राफ बना के दिया आपको साई आर वर्सेस आर का, ध्यान से देखो तो दिस ग्राफ इज साई आर वर्सेस आर। ठीक है, अब उसने पूछा था इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, तो उसका क्या करेंगे, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर बना देंगे इसी का। ये ग्राफ बनाया हुआ आपका साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो पूरा ग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो मैक्सिमम रीजन कहाँ पे आ रहा है, ए और सी पे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर होता है और इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर से, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। 31 समझ में आ गया। 31 तो सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 31 में देखो आपका ग्राफ बना रखा है साई आर वर्सेस आर का, या साई एक्स वर्सेस एक्स बनाया हुआ है उसने, तो ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। तो अगर ये साई स्क्वायर आर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ नीचे वो ऊपर आ जाएगा। इसी ग्राफ को अगर साई स्क्वायर एक्स वर्सेस एक्स बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब देखो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पी डी का ग्राफ है, पी डी एफ वाले ग्राफ हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नेचर ऑफ द कर्व यही रहेगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन कौन सा हुआ, ए एंड सी। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन आएगा वो हो जाएगा ए एंड सी, क्योंकि वही मैक्सिमम रहेगा इसका। समझ आ गई। सर बट रेडियस नेगेटिव कैसे हो सकता है? रेडियस नेगेटिव नहीं है बेटा, ओरिजिन सेंटर पे है, रेडियस थोड़ी नेगेटिव है। स्फीयर के सेंटर जो है उसको ओरिजिन मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ हो सकता है ना स्फीयर में। यस, ये एक्सेस है आपकी, ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो ये प्लस आर लिखोगे, इसको माइनस आर लिखोगे, उसको माइनस थोड़ी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। स्फीयर में तो 3D में होगा ना रेडियस, इसीलिए तो ऐसे बनाया गया था कि तुमको माइनस रेडियस लगे और तुम कंफ्यूज हो जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, तुमने डायग्राम बनाया हुआ उसको अपने एक्सिस के हिसाब से, ओरिजिन को, न्यूक्लियस को ओरिजिन मान लिया है, उसके दोनों तरफ प्लस आर पे सेम प्रोबेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने। सर टेक्निकली तो ये ग्राफ 3 डायमेंशनल होना चाहिए ना। हाँ, ये ग्राफ हम लोग 2 डायमेंशन बना रहे हैं, साई एक्स वर्सेस आर, तो इसको तो 3 डायमेंशन होना चाहिए ना सर। क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आया। तो इसको 3 डायमेंशन होना चाहिए ना, कि हम लोग तो स्फेरिकल उसमें निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो इसलिए तो उसने उसको साई 2 एक्स लिखा ना, ध्यान से देखो ना, उसने गलती नहीं करी ग्राफ बनाने में। उसने ग्राफ बनाया देखो साई एक्स, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बना रहा है। वाई का बनाएंगे तो वाई में भी ऐसे आएगा, जेड में भी आएगा, उसने 3 कोऑर्डिनेट बनाए नहीं। ठीक। साई एक्स का ग्राफ बनाया ना उसने, साई आर नहीं बनाया, इसीलिए ग्राफ इज प्लॉटेड ओनली फॉर एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहा वो दिखा दिया उसने। ऐसे ही बिहेवियर वाई में होगा, फिर जेड में होगा, तो 3D में बनाएंगे तो 3D आ जाएगा। अभी इसके हिसाब से पॉइंट ए और सी पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी। ओके, नाउ मूव टू एक्सरसाइज 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है assume the potential energy of the hydrogen atom in the ground state is 0, that's energy in the first excited state will be। तो देखो आपने 10th क्लास में जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस या माइनस हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, बट उसका रेफरेंस बदला जा सकता है।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखो हाइड्रोजन की ऑर्बिट बनाए, तो हाइड्रोजन की ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 हो जाएगी। यहाँ पे टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी का डबल, और काइनेटिक एनर्जी में केवल साइन चेंज करना होता है। पहले इतनी बात जानते हो? यस सर। अच्छा, अब दूसरे एनर्जी लेवल पे पहुंचे तो वहां टोटल एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कितनी, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। ठीक है, तो अब उसने बोला हुआ है कि अगर हम ग्राउंड स्टेट जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मान ली गई। ऊपर वाले लेवल पे काइनेटिक एनर्जी तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट से पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर वाला लेवल है वो कितना है डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अगर हम, ये आ जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया कैसे? -6.8 ये ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी है, -27.2, इसको सॉल्व करेंगे ये 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये चीज समझ आ रही? तो इसका मतलब जो ऊपर सेकेंड एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी पे है। तो अगर ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा वहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो सेम रहेगा, आप किसी भी वैल्यू में लिख लो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सेम रहता है, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो सम कर दो उसको। तो काइनेटिक एनर्जी है 3.4, पोटेंशियल एनर्जी है 20.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप रेफरेंस पॉइंट कुछ भी चेंज करो, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 मान ली, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मेजर कर रहे हैं, किस रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, इससे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जब भी लिखेंगे वो सेम रहेगा, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो। ठीक है सर, इसका स्टेटमेंट आप लिखवा देंगे, मतलब कैसे, मतलब क्या तो रीजन? फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, मैं इसमें क्या बताऊँ। फिजिक्स में हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है ना कि रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है उससे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। लिखना है तो लिखो, चीज नोट बना के नीचे नोट बना के लिखना है तो लिख लो, मैं लिखे देता हूँ। इट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा आपने फिजिक्स में करा हुआ खूब, बस ये कि एटम के लिए नहीं करा आपने। एमजीएच के केस में किया होगा कि दो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग जगह से निकाली, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा हमेशा। यस सर। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कोई एक बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, और रूफ के रिस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो सेम आएगा, आप चाहे जहां से मेजर कर लो। तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब भी कभी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो तो उसके लिए पहले रेफरेंस बताना पड़ता है। जब आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो mgh, तो h क्या होता है,
बताओ, जहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एच ग्राउंड। क्या होता है? ग्राउंड एच क्या होता है? एच डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड ग्राउंड क्या होता है? मतलब जहाँ वो, जैसे मान लो एक टेबल पे बुक रखी हुई है और हमने आपके ग्राउंड पे गड्ढा खोद दिया, तो पोटेंशियल बदल जाएगी? नो सर। नो सर तो एच मेजर कहाँ से करेंगे? मान लो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, हमारी टेबल पे बुक रखी है, उसकी पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर की हाइट निकालेंगे, ग्राउंड फ्लोर से निकालें? समझ आया क्या बताना चाह रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए पहले ये बताना पड़ता है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो हमने अगर बोला कि जिस ग्राउंड पे हम बैठे हैं, बोलेंगे इस ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उससे एच हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होती है। तो जो एच हाइट होता है, अब चूंकि तुम न्यूमेरिकल सवाल करते रहे, बस खाली एमजीएच जो सवाल में दिया तो पुट कर रहे थे तुम। एमजीएच में जो एच होता है वो वहां से हाइट होती है जहां से हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं। तो वो अजम्पशन होता है कि दैट दिस लोकेशन इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर ऐसे हर आदमी अलग अलग जगह से पोटेंशियल एनर्जी बताएगा तो हमें कोई एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए जो फिक्स होती है, तो वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फिक्स होता है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चाहे ग्राउंड से लिखो, चाहे फर्स्ट फ्लोर से लिखो, चाहे थर्ड फ्लोर से लिखो, बट अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे किसी भी जगह पे, वो हमेशा फिक्स वैल्यू आएगी। तो अगर आप दो लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेजर करोगे तो दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। वो कहीं से भी मेजर करोगे वो डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि उनकी हाइट का डिफरेंस तो फिक्स हो गया ना। अब तुम जीरो कहीं पे भी मानो, वो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा। वही यहाँ पे लॉजिक लगा दिया कि अगर ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो फिक्स रहेगा। तो पहले 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बाद में भी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट अगर जीरो है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट अगर -27.2 था तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -3.4 था। वो डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा। आगे बात समझ? तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r. The ratio of the time taken by them to complete one revolution is. तो आपको बताया था कि जो टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन होता है, तो ऑर्बिट की रेडियस अगर r और 4r लिखा गया है तो n की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है a0 इंटू, या कोई भी रेफरेंस मतलब a0 मतलब हाइड्रोजन की रेडियस मान लो a0 इंटू n²/z होता है। तो अगर n1 ले रहे हैं तो ये r आ रहा है और n2 के लिए ये 4r दिया हुआ है, तो इसका मतलब n2/n1 की वैल्यू 2 आएगी। ये चीज ओके। और जो टाइम पीरियड होता है वो आपको याद होगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, याद है? तो टाइम लगेगा उसे सर 2 निकालना, क्यों आएगी? क्योंकि a0 n²/z है ना। अच्छा हाँ। सॉल्व करके लिख लो भाई अलग अलग, ऐसे नहीं लग रहा है तो सॉल्व करके लिखो। ये r की वैल्यू हो गई a0 इंटू n1²/z और ये 4r इक्वल टू a0 इंटू n2²/z। दोनों का रेशियो लिख लो तो n1/n2 वैल्यू कितनी आ गई 1/4। यहाँ से n2 की वैल्यू 2n1 आ गई। अब उसने बोलेगा टाइम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो टाइम क्या होता है 2πr डिस्टेंस v वेलोसिटी से मूव करानी है। तो रेडियस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू n²/z होता है और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n होता है। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड लिखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू n³/z² आ जाएगा। तो अगर हम t1/t2 का रेशियो लिखेंगे ये n1/n2³ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/2 यानी कि 1/8 आ जाएगा। तो t1:t2 की वैल्यू 1:8 आएगी। ठीक है, क्लियर?
डन। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन अभी छोड़ना पड़ेगा, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। 8 के बाद 9। 9 सॉल्व करिए, 9 हो जाएगा। In question number 9, say the ratio of difference of wavelength of first and second light of Lyman series in hydrogen-like atom to the difference of wavelength of second and third line of the same series. बस लाइन लिखनी है आपको। लाइमन सीरीज की पहले लाइंस लिख डालो सब। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन अगर लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ 2 से 1, सेकेंड लाइन का मतलब हुआ 3 से 1 और थर्ड लाइन का मतलब हुआ 4 से 1। ठीक है, तो उसने बोला है फर्स्ट और सेकेंड लाइन लाइमन सीरीज का डिफरेंस लिखना है और फिर सेकेंड और थर्ड लाइन का डिफरेंस लिखना है। पहले फॉर्मूले लिखो जरा लाइन बाई लाइन। तो 1/λ फर्स्ट लाइन के लिए लिख रहे हैं, λ1 लिख लेते हैं। तो दिस इज RH Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये 3/4 RH आ गया। ये हाइड्रोजन लाइक लिखा तो 3/2 RH Z स्क्वायर हो गया। दूसरी लाइन के लिए चीज लिखेंगे, ये वैल्यू आएगी RH Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो अब की बार ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 8/9 इंटू RH Z स्क्वायर। और तीसरी वाली लाइन के लिए लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी RH Z स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 15/16 RH Z स्क्वायर। अब आपको डिफरेंस पूछा है λ1 माइनस λ2, आपको सॉल्व करके निकालना है λ1 माइनस λ2 अपॉन λ2 माइनस λ3, ये सॉल्व करके रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले λ1 माइनस λ2 लिख रहे हैं, तो आ जाएगा 4/3 RH Z स्क्वायर माइनस 9/8 RH Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/8 RH Z स्क्वायर माइनस 16/15 RH Z स्क्वायर। अब देखो RH और Z स्क्वायर तो कट जाएगा पूरे प्रोसेस से, उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 4/3 माइनस 9/8 डिवाइडेड बाय 9/8 माइनस 16/15, ये सॉल्व करके निकालना है। इसका एलसीएम ले लो, फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करो जल्दी से। बस सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो आ जाएगा 32 माइनस 27 अपॉन 24 डिवाइडेड बाय 135 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 120, उसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व होके बता रहे हैं 7/2 आएगा 3.5। कैलकुलेशन स्टेप चेक कर लेना, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताइए, मेरे समझ से तो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 लिखा अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द फॉलोइंग मेटल्स with the same kinetic energy towards which metal the distance of closest approach is minimum। तो देखो जिस न्यूक्लियस का रिपल्शन ज्यादा लगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स है, आपको पता है क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देते हैं। तो जो न्यूक्लियस ज्यादा रिपल्शन लगाएगा उसके पास पहुंचना मुश्किल होगा अगर ऑब्जर्वेशन से लगाना है। तो न्यूक्लियस रिपल्शन कौन सा ज्यादा लगाएगा, जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम कहाँ पे होगी, यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम लग रहा होगा, तो वो आंसर कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। अगर ऑब्जर्वेशन से लिखना है तब तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करना है तो आपको बताया था मैंने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करते हैं। दिस इज 1/4πε0 Z into E, जिस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहे हैं, इंटू अल्फा पार्टिकल 2E
बाय आर, ये होता है फॉर्मूला। तो मोर जेड लेसर वैल्यू ऑफ उल्टा हो गया। तो आर की वैल्यू लिखेंगे आपको यहाँ पे, तो इसके लिए आर साथ यहाँ से आर की वैल्यू लिखेंगे, तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2ze स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जिसका z ज्यादा होगा उसके लिए r ज्यादा होगा। सो मोर z मोर r मतलब मोर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर पूरा सॉल्व करना है तो ऐसे करना होता है, अदरवाइज लॉजिक से भी कर सकते थे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियस है वो से रिपेल कर रहा है, तो जो न्यूक्लियस जितना ज्यादा रिपेल करेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उतनी फाइनली रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल, और जितना कम रिपल्शन देगा न्यूक्लियस के उतने पास तक अल्फा पार्टिकल पहुंच जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए, तो मतलब न्यूक्लियस के पास रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, तो जिसका z सबसे कम होगा उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 17। सर हाँ बेटा। सर पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर 25/7 आ रहा है, मतलब हाँ यस दिया सर, गया है सर 25/7 सर। Yes, sir. उसको सॉल्व करेंगे तो 3.5:1 ही आएगा। वो सॉल्विंग करो, वो तो मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, आपको सॉल्विंग चेक करनी है बस। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व होने से बता रहे हैं 7/2 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 25/7। तो जो आ रहा है वही लिखना है। तो सॉल्व करने से आंसर चेंज हो रहा है या क्लोजेस्ट यही आ जा रहा है? यही है। क्लोजेस्ट यही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की बस जो वैल्यू है वो सॉल्व करके यही लिखना है। सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है वही आना है, सॉल्विंग नहीं चेंज होगी। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 17। 17 लिखा है द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। उसने बोला अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल्टा पी की वैल्यू 2 टाइम्स डेल्टा एक्स दे रखा है। तो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। तो अगर डेल्टा पी की जगह 2 टाइम्स डेल्टा एक्स पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व होकर आएगी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/8πm पावर 1/2। ये या ग्रेटर देन लिखो ऐसे, ये वैल्यू बन जाएगी। देखिए अब उसने बोला है कि अनसर्टेनिटी वेलोसिटी लिखना है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगा h/4πm डिवाइडेड बाय h/, यहाँ पे m नहीं होगा सॉरी, मोमेंटम के साथ h/4π होता है केवल। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h/8π पावर 1/2। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू से डिवाइड कर दो अपॉन 8π पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बताओ ये कितना आएगा। सर 1/m √h क्रॉस। 1/m Yes, sir, h/2π आ जा रहा है क्या? यस Yes, sir. बस तो अगर ये वैल्यू सॉल्व हो गया रही तो h/2π की जगह h काट लिख देते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है फॉर द ऑर्बिटल ऑफ B4 प्लस रेडियल फंक्शन इज गिवन, सिग्मा की वैल्यू गिवन है z r सब कुछ दे रखा है। इफ द रेडियल लोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम, तो रेडियल लोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये फंक्शन जीरो कर दें तो r की वैल्यू जहाँ जीरो होगी वो पोजीशन ऑफ रेडियल लोड होगी। तो अपने को वैल्यू दे रखी है 1/9√6 z/a0 पावर 3/2 इंटू 4 माइनस सिग्मा की जगह लिखेंगे तो zr/a0 इंटू e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ये फंक्शन दिया हुआ, इसको इक्वल टू 0 लिखना है।
तो इस फंक्शन में ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है तो ये जीरो नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट है ये भी जीरो नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल है ये भी जीरो नहीं होगा, तो जीरो केवल कितना होगा, पॉलिनोमियल। तो 4 माइनस जेड आर बाई ए नॉट की वैल्यू जीरो कर देंगे। यहाँ से आर की वैल्यू सॉल्व करके लाओगे तो आ जाएगा 4 ए नॉट बाई जेड, 4 ए नॉट बाय जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई बस, अब इस पर वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। तो ए नॉट जो होता है बोर ऑर्बिट रेडियस होती है, इस फंक्शन में जो ए नॉट लिखते हैं वो बोर ऑर्बिट रेडियस होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और जेड बोरॉन के लिए लिखो तो 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 0.529 अपॉन 5 आ जाएगा, इतने नैनोमीटर में 0.529 एंगस्ट्रॉम बनेगा सर। इसको सॉल्व कर लो एक बार। ये सॉल्व होने के बाद आ रहा है 0.423 एंगस्ट्रॉम, उसका अंदर इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस सिंपल है, बस रेडियल लोड निकालने के लिए आर की वैल्यू जीरो करनी पड़ती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू उठा जीरो करना होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आप 10 पूछ रहे हो, चलो 10 ब्रेक को एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है चूज द करेक्ट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। इसमें क्या है, तो सब प्रोपोर्शनैलिटी है, कौन सी चीज है जानते हो, लिख दो। देखो सब फॉर्मूले हैं बस सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन होती है, रेडियस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। इसका टाइम पीरियड जो लिखेंगे वो आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर बाई वी होता है। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यस तो यहाँ से अगर फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे तो आ जाएगा जेड अपॉन एन स्क्वायर बाई जेड, यानी कि जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी बनी जेड अपॉन एन स्क्वायर बाई जेड होल स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा जेड क्यूब बाय एन पावर 4। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन दिया है तो ये तो सही दिया है। अच्छा जेड नहीं लिखा है तो इनकरेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन होता है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू आ रहा है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, ये भी उल्टा लिखा है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर होगा। और रेडियस प्रोपोर्शनल टू आती है एन स्क्वायर बाई जेड, ये तो सही दिया है। एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाई एन पावर 4। आंसर सही कर लो, तो आंसर में सी और ऐड करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिखा हुआ, वहाँ पे रेडियस ऑफ शेल होता है, तो लिखा रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिखा हुआ है। सही तो है, ऑर्बिट मतलब शेल होता है। रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, सर ए तो सही है ना, मतलब Yes, किसी sir. फिक्स किसी फिक्स प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन लिखना चाहिए था अगर प्रॉपर रिलेशन लिखना था। अगर एक गिवन एटम के लिए लिखोगे तो y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन आ जाएगा, बट अगर एटम बदलते जाओगे तो z बाई एन प्रोपोर्शनलिटी होगी। पर सर बोर ने तो सर हाइड्रोजन टाइप ले दिया था ना। रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी मतलब किसी एक गिवन एटम के लिए लिखेंगे, गिवन एटम के लिए लिखना जरूरी नहीं है, आप किसी के लिए भी लिख सकते
तो इसका आंसर सही कर लो, इसका आंसर CND हो जाएगा। इसका आंसर CND हो जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/n लिखना है तो फॉर अ गिवन एटम लिखना पड़ेगा या गिवन हाइड्रोजन लाइक एटम लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर CND कर लो। ठीक है, इसका आंसर CND हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है आपने। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ E/m वैल्यू फॉर H प्लस एंड He प्लस। तो निकालते जाओ बेटा, इसमें सॉल्विंग है तो क्या करेंगे। चार्ज टू मास रेशियो लिखना है आपको बार बार। 15th क्वेश्चन में E/m लिखना है आपको। तो जो हाइड्रोजन का मास अगर होता है वो एक प्रोटॉन का मास होता है, तो हाइड्रोजन का मास अगर m लिख रहे हैं तो He प्लस का मास जो हो जाएगा 4m हो जाएगा। ये हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, और हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है, तो मास लगभग 4 टाइम्स हो गया, और चार्ज दोनों पे सेम काउंट कर रहे हैं। तो अगर इनका E/m का रेशियो लिखेंगे तो H प्लस के लिए E/m तो E/m ही हुआ, और He प्लस के लिए E/m की वैल्यू बनी E/4m बेसिकली। तो इनका अगर रेशियो लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4:1, तो इनकरेक्ट हो गया। अब ऐसे ही बाकी लिखते जाओ। Li प्लस लिखेंगे अगर हम, Li2 प्लस लिख रहे हैं, तो Li2 प्लस में क्या होता है, लिथियम कंटेन्स 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, तो उसका मास 6m के आसपास काउंट करेंगे। उसमें E/m लिखोगे अगर Li2 प्लस ले, तो Li2 प्लस का जो मास लिखेंगे वो लिखेंगे 6m, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर इसके लिए E/m लिखोगे तो ये आ जाएगा 2E/6m, 2 प्लस चार्ज है इसमें। तो इसका रेशियो अगर अप्लाई करोगे He प्लस के साथ तो ये वैल्यू बनेगी 1/4/1/3, यानी 3:4 बनेगा। गलत हो जाएगी। He प्लस इस टू Li2 प्लस लिखेंगे अगर, ये वैल्यू बनेगी 1/4/1/3 यानी 3/4। इसके बाद Li2 प्लस और Be3 प्लस लिखेंगे, तो उसके लिए वैल्यू 1/3। अब आप लिखते जाओ, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ इस टू। बेरिलियम का मास काउंट करेंगे 8m, तो ये आ जाएगा 3/8। ये 8:9 बनेगा। यस सर, सही। And the last option is 1h1 और 1h2 दे रखा है, तो लास्ट ऑप्शन में अगर 1h1 प्लस 1h2 प्लस लिखेंगे तो उसका रेशियो तो E/m ही है, उसके लिए वैल्यू बनेगी E/2m, मास डबल हो गया इसमें। ये वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे 2:1। यहाँ पे लिथियम का मास नंबर 7 लेके चलेंगे। लिथियम का जो आइसोटोप होता है वो 3Li7 होता है। ये आइसोटोप लेते हैं लिथियम का, उसका मास 7m लेंगे, तो 2/7m बनेगा। 2E/7m लिखेंगे तो रेशियो बनेगा 7:8। यही सही आंसर है। ठीक है, तो आइसोटोप हमें Li7 वाला ले लेना चाहिए। मतलब ये चीज ठीक है, बट मास नंबर तो बदल देता है।
मास नंबर ऑफ लिथियम जो है वो 7 वाला लेंगे ना, 3Li7 होता है बेसिकली, उन्होंने जरा लिख दिया था, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन का केस होता है। डन। इसके बाद लास्ट में पूछा 16 में लिखा था प्रोबेबल रेडियस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन इन पिकोमीटर। तो हीलियम की बस रेडियस वाली वैल्यू लिखते चले जाओ सब लाइन से। तो 16 के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर इसी को 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड लिख दो पिकोमीटर। अलग अलग वैल्यू ऑफ एन पुट करते जाओ और चेक कर लो कौन कौन सी वैल्यूज मैच कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगी वो कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो, ये इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन होगा। इसके लिए r की वैल्यू आ जाएगी 52.9, r की वैल्यू आ जाएगी 52.9 इंटू 1/2, 26.5 पिकोमीटर। राउंड ऑफ करके लिख दिया गया। कभी कभी 53 लिख लेते हैं उसी वैल्यू को, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर।